नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में एक पोस्ट पोल सर्वे सीएसडीएस लोकनीति द्वारा किया गया है। सीएसडीएस एक अनुसंधानकारी संस्था है और सामाजिक विज्ञान और ह्यूमैनिटीज जैसे विषयों पर यह अनुसंधानकारी कार्य करती है। तो इसने एक पोस्ट पोल सर्वे किया है भारतीय चुनाव, जो लोकसभा के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, कि समाज के किस वर्ग ने किस गठबंधन को वोट किया है, और इसने अपने कुछ परिणाम प्रस्तुत किए हैं। आज इस वीडियो में हम इस सर्वेक्षण पर बात करने वाले हैं। सर्वेक्षण पर बात करें इससे पहले आपको ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि सर्वेक्षण के आधार पर ही हम सभी बातें कहेंगे और इसमें हमारा कोई भी व्यक्तिगत मत नहीं होगा और उसी हिसाब से आपको वीडियो देखनी है। तो सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को देख लेते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम किन पक्षों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने खबर को जान लिया है, जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो दो गठबंधन हैं, दो मुख्य गठबंधन हैं, जिसको हम एनडीए और इंडिया नाम से जानते हैं, इनमें महत्वपूर्ण संरचनात्मक अंतर क्या है, क्या मतदाताओं द्वारा दल के आधार पर वोट दिया गया है या उसमें उम्मीदवारों को भी ध्यान में रखा गया है, इस पक्ष को जानेंगे। और फिर हम देखेंगे कि एक बात कही जा रही है कि भारत में फिर से जेन्युइन गठबंधन की वापसी हो रही है, वास्तविक गठबंधन की वापसी फिर से हो गई है, इस पक्ष को भी जानेंगे। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है, इस तरह की जानकारी आपको समाज में चल रही राजनीतिक और सामाजिक प्रवृत्तियों पर बेहतर समझ हासिल करने के लिए इस तरह के सर्वेक्षणों को पढ़ना चाहिए। अगर आप यूपीएससी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यूपीएससी एग्जामिनेशन में इस तरह के सर्वेक्षण पर बात करना आपके लिए इंटरव्यू में, साक्षात्कार में मददगारी हो सकता है और साथ ही इसका प्रयोग आप सामान्य धन प्रश्न पत्र 4 में भी कर सकते हैं। और थोड़ी बहुत गठबंधन सरकार पर अगर आपकी समझ बनती है तो उसका प्रयोग सामान्य धन प्रश्न पत्र 2 में भी हो जाएगा। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उन प्रोग्राम से आप जुड़ सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो खबर हमने जान ली है और खबर में हमने देखा है कि किस प्रकार से द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी यानी सीएसडीएस, जो कि एक अनुसंधानकारी संस्था है और सामाजिक विज्ञान के साथ साथ ह्यूमैनिटीज के विषयों पर अनुसंधान करती है, उसने एक सर्वेक्षण किया है, एक पोस्ट पोल सर्वे किया है। तो ये सर्वे क्या कहता है? सबसे पहले इसने एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और इंडिया गठबंधन यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के दो महत्वपूर्ण संरचनात्मक अंतरों पर प्रकाश डाला है। पहला अंतर क्या है? पहला अंतर दोनों गठबंधनों की संरचना पर टिका हुआ है और ये कहता है कि जो एनडीए गठबंधन है उसमें एक पार्टी की हिस्सेदारी ज्यादा है, यानी एनडीए गठबंधन में जो भाजपा की हिस्सेदारी है वोटों की, वो लगभग 80% बैठती है। और जब हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो उसमें कांग्रेस पार्टी की जो हिस्सेदारी है वो वोटों के हिसाब से कितना बैठती है, सीटों के हिसाब से कितना बैठती है, 40% के आसपास बैठती है। दूसरा अंतर इसने क्या बताया है? दूसरा अंतर यह है कि जो एनडीए अलायंस है उसमें गैर भाजपा को प्राप्त होने वाली सीटों की संख्या कितनी है? 53 है, जो 2019 के मुकाबले 3 बढ़ी है। और भाजपा की जो सीटें हैं वो इस बार 63 कम हुई हैं। पिछली बार 2019 के चुनाव में भाजपा को 303 सीटें मिली थी और इस बार कितनी सीटें मिली हैं? 240 सीटें मिली हैं अभी तक की जानकारी के अनुसार, लेटेस्ट जानकारी के अनुसार। और साथ ही 2019 में जो गैर भाजपाई एनडीए में शामिल होने वाले राजनीतिक दल थे उनको 50 सीटें मिली थी और इस बार उनको 53 सीटें मिली हैं। लेकिन जब हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो कांग्रेस ने अपनी सीटों में 80% की बढ़ोतरी की है और पिछली बार की 52 सीटों के मुकाबले उसे 47 सीट का फायदा हुआ है और उसकी सीटों की संख्या 99 पहुंच गई है। वहीं अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो इसकी सीट शेयरिंग की जो बात करें तो उसमें अन्य राजनीतिक दलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसलिए इंडिया गठबंधन का जो समग्र प्रदर्शन है वो ज्यादा बेहतर नजर आता है। उसमें अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं उनके योगदान का एक बेहतर स्तर आपको देखने को मिलेगा। जैसे समाजवादी पार्टी को 37 सीटें प्राप्त हुई हैं इस बार और तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें प्राप्त हुई है, यानी इसके सहयोगियों के जो समग्र प्रदर्शन है, जो टोटल प्रदर्शन है, उस सहयोगी दलों ने भी उसमें महत्वपूर्ण
योगदान दिया है। तो इनमें ये संरचनात्मक अंतर है। अब ये रिपोर्ट, ये सर्वेक्षण अलग अलग चीजों पर बात करता है। ये कहता है कि क्या मतदाताओं ने दल को ध्यान में रखकर वोटिंग की है या फिर उम्मीदवार को भी ध्यान में रखा है। तो सर्वेक्षण क्या कहता है? सर्वेक्षण कहता है कि करीब आधे 50% उत्तरदाता, यानी जो सर्वेक्षण में शामिल किए गए थे, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने किसी पार्टी के आधार पर वोट दिया है। लेकिन 1/3 से ज्यादा उत्तरदाता, सर्वेक्षण में शामिल होने वाले लोगों ने कहा है कि उन्होंने उम्मीदवार को ध्यान में रख करके वोट किया है। लेकिन 10 में से सिर्फ एक उत्तरदाता ने कहा है कि उसने पार्टी के लीडर को ध्यान में रखते हुए, यानी उसके नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए वोट किया है। आप जानते हैं कि सामान्य तौर से ये प्रवृत्ति दिख रही थी कि जो एनडीए का जो कैंपेन है, या आप कह सकते हैं कि जो भाजपा का नेतृत्व है, वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा स्पीयर हेड किया जा रहा था, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्पीयर हेड किया जा रहा था सामान्य तौर से। लेकिन इस सर्वेक्षण में क्या बात निकल करके आई है कि जो नेतृत्व कारक है, नेतृत्व के आधार पर जो वोटिंग हुई है, वो 10 में से 1 द्वारा ही की गई है। तो निश्चित रूप से अगर इस कारक को ध्यान में रखा जाए तो यहां पर भाजपा की सीट को निश्चित रूप से कम होने का एक आधार मिलता है। और ये भी सर्वेक्षण में बताया गया है कि लीडरशिप को ध्यान में रख करके वोट नहीं की गई है, तो निश्चित रूप से भाजपा की सीटें कम हो गई है। जिन लोगों ने भाजपा और उसके सहयोगियों को वोट दिया है, उनके लिए पीएम मोदी के नेतृत्व का प्रभाव अभी भी अधिक बना हुआ है। सर्वेक्षण में ये बात भी सामान्य तौर से सामने आई है। किन बातों के आधार पर यह कहा गया है? उसमें कहा गया है कि भाजपा के हर 4 में से 1 मतदाता ने कहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को, एक प्रधानमंत्री मोदी को अगर प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं बनाया जाता तो हो सकता था कि उनके वोट करने के तरीके में बदलाव आ जाता। साथ ही 2/3 ने बताया है कि उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद ही तय किया है कि उन्हें किसको वोट देना है। 2/3 जो सर्वेक्षण में शामिल किए गए हैं, उनमें से 2/3 लोगों ने कहा है कि उन्होंने उम्मीदवार की घोषणा के बाद ही तय किया है कि किसको वोट देना है। साथ ही लगभग 1/4 मतदान करने वालों ने कहा है कि उन्होंने मतदान करने के दिन या मतदान से कुछ दिन पहले ही ये फैसला किया कि किसको वोट देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट की जो कैंपेनिंग है, लास्ट के दिनों की जो कैंपेनिंग है, अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा चलाई जाने वाली कैंपेनिंग, उसका भी असर रहा है। और उसमें पार्टियों द्वारा उठाए गए मुद्दे, उनके द्वारा दिए गए आश्वासन और उनके प्रतिद्वंद्वियों द्वारा किए गए हमलों का भी योगदान रहा है। और जिसमें आर्थिक कारक भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि विपक्ष हो और चाहे पक्ष हो, दोनों ने ही अपनी आर्थिक, एक ने अपनी आर्थिक उपलब्धियों पर, यानी पक्ष ने, जो सत्ताधारी दल है, उसने अपने आर्थिक पक्षों को, अपने महत्वपूर्ण आर्थिक पक्षों को गिनाया कि किस प्रकार से उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर किया। और दूसरों ने, यानी उनके प्रतिद्वंदियों ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाया, तो उनका भी योगदान रहा। इस सर्वेक्षण से ये बात पता चलती है। एक बात महत्वपूर्ण यह आती है कि क्या कल्याणकारी योजनाओं का वोटिंग पैटर्न पर कोई असर रहा? तो सर्वेक्षण ये कहता है कि कल्याणकारी योजनाओं का बहुत सीमित प्रभाव देखने को मिलता है। 3/4 लोगों ने ये कहा, उत्तरदाताओं ने ये कहा कि सरकार की आवास योजना से उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। साथ ही जिन लोगों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया, उनमें से 10 में से 7 लोगों ने कहा कि उन्हें आयुष्मान भारत, या जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, उससे किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। इसी प्रकार से 2/3 लोगों ने मनरेगा रोजगार योजना से लाभ नहीं मिलने की बात कही। अगर हम ये देखें कि किन उत्तरदाताओं द्वारा किस योजना से लाभ मिलने की या लाभार्थी की बात की गई है, तो उसमें हमें केवल 2 योजनाएं दिखाई देती हैं। एक तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस और दूसरी उज्ज्वला योजना। यानी इन 2 योजनाओं में ऐसे लोग देखने को मिले जिनसे वास्तव में लाभ की बात कही गई है सर्वेक्षण के अंतर्गत। क्या जनसांख्यिकीय प्रभाव वोटिंग के पैटर्न पर रहा? अलग अलग राजनीतिक दलों को अलग अलग प्रकार के आयु समूह के लोगों में वोट देते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें यह बात निकल करके आई कि जो युवा मतदाता है, उसको सामान्य तौर से उसका जो समर्थन रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को रहा है। भारतीय जनता पार्टी को उसने अधिक प्रतिशत वोट प्रदान किए हैं, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को सभी आयु समूहों का वोट प्राप्त हुआ है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा तक अधिक पहुंच रखने वाले लोगों के बीच भाजपा के समर्थन को देखा गया है सर्वेक्षण के अंतर्गत। और कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों में ये बात देखने को आई है
कि सभी स्तरों पर उनका एक समर्थन रहा है, यानी शिक्षित और गैर शिक्षित के बीच सामान्य तौर से उनका समर्थन रहा है। भाजपा अमीरों के वोटों पर पकड़ बनाए हुए है, सर्वेक्षण में सामान्य तौर से बात कही गई है, और मध्यम वर्ग में इसका समर्थन थोड़ा सा कम हुआ है। सर्वेक्षण में इस तरह से बात निकल करके आई है। तो आपने देखा कि रिजल्ट आ चुका है, और रिजल्ट आ चुका है तो पहली बार 1990 के दशक से गठबंधन की सामान्य तौर से शुरुआत होती है, और 2014 वो साल आता है जहां पर एक बार फिर एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है। हालांकि पिछले 10 वर्षों से लगातार एनडीए की ही सरकार है, लेकिन आप जानते हैं कि चाहे 2014 का रिजल्ट हो और चाहे 2019 का रिजल्ट हो, एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त था। अगर एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त था तो निश्चित रूप से जो सहयोगी दल थे, सहयोगी दलों का सरकार में कितना प्रतिनिधित्व होगा, कितना रिप्रेजेंटेशन होगा, इस पर जो राजनीतिक दल सत्ता में था, जिसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त था, उस पर अधिक से था। वो निर्धारित कर सकता था कि किसका सहयोगी दल का कितना प्रतिनिधित्व सरकार में देगा। लेकिन अब क्योंकि उसका समर्थन कम हो गया, 240 सीटें सबसे बड़े राजनीतिक दल ने हासिल की है, तो जो उसके सहयोगी दल हैं उनकी जो भागीदारी, उनकी जो क्षमता है अलग अलग मंत्रालयों को हासिल करने की या सरकार के निर्णयों को निर्धारित करने की, वो क्षमता सामान्य तौर से बढ़ गई है। तो आप कह सकते हैं कि एक जेन्युइन कोलिजन की, एक वास्तविक गठबंधन की शुरुआत सामान्य तौर से हो गई है, और ये संकेत देता है कि हमारे देश में एक बार फिर से गठबंधन की जो राजनीति है उसकी वापसी का संकेत है। CSDS का एक और तर्क है जो संस्था ने सर्वे किया है, उसने ये भी कहा है कि भाजपा को कई सामाजिक वर्गों में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम अलग अलग सामाजिक वर्गों में राज्यों के स्तर पर थोड़ा थोड़ा भी अंतर देखते हैं इसके समर्थन में, अगर समर्थन में थोड़ी सी भी राज्य के स्तर पर सामाजिक वर्गों के अंतर्गत गिरावट हुई है, तो उसने भाजपा की सीटों को कम किया है और वोट शेयर को कम किया है। इससे क्या हुआ है कि उसके वोट शेयर में समग्र स्तर पर, टोटल स्तर पर कोई परिवर्तन सामान्य तौर से नहीं दिखाई देता है, और उसमें उसका जो टोटल शेयर है, वोट प्रतिशत है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है, और इसीलिए उसकी सीटों में हमें एक कमी सामान्य तौर से दिखाई देती है। भाजपा की सीट हिस्सेदारी में गिरावट ने गठबंधन के युग को फिर से जो सत्ता समीकरण है उस केंद्र में ला दिया है। तो ये पूरा सर्वेक्षण है जिसके बारे में आज हमने बात की। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए सूचना है, दृष्टि संस्थान आपके लिए IAS मेंस 2024 का बैच प्रारंभ कर रहा है, और लाइव ऑनलाइन फॉर्म में होगा, और ये इसकी जो कक्षाएं हैं वो 24 जून से प्रारंभ होंगी। एडमिशन इसमें प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? गठबंधन सरकार का लाभ क्या हो सकता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एकल निर्णय लेना, ऑप्शन बी विभिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी सभी समुदायों समस्याओं का समाधान, या ऑप्शन डी मजबूत विपक्ष का भाव। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।